everyone. I'm Amay Vikrama. And I'm Saubhagya Modi. I'm Air Commodore Dr. Sanjay Sharma. I'm the CEO and Managing Director of AGI. So, today we are here to talk about neurodiversity and gender. So सबसे पहले तो संजय सर आप बताइए हमें कि ये न्यूरोडाइवर्सिटी जेंडर ये क्या चीजें होती हैं ये सब। अच्छा देखो, एक्चुअली न्यूरोडाइवर्सिटी समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम लोग जिस तरह से सोचते हैं या जिस तरह से हम परसीव करते हैं चीज़ों को, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ हाउ वी आर वायर्ड। और जो वायरिंग है वो हर व्यक्ति की हालांकि यूनिक है, मगर एक व्यक्ति औसत रूप से एक न्यूरोटिपिकल तरीके से सोचता है। जब मैं न्यूरोटिपिकल कहता हूँ तो जाहिर है कि कुछ लोग जो हैं वो इससे भिन्न सोचते हैं और उनको हम न्यूरोडाइवर्स ग्रुप में कहते हैं, या हम कहते हैं कि न्यूरोडाइवर्जेंस की बात आती है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें ट्रांसजेंडर हेल्थ में न्यूरोडाइवर्सिटी की हम क्यों बात कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सौभाग्य, आप थोड़ा जेंडर के बारे में कुछ बताएंगे? जी, जेंडर जैसे कि जाना माने लोगों को लगता है कि केवल मेल और फीमेल जेंडर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेंडर एक स्पेक्ट्रम होता है जिसका हमें संजय सर ने ही बहुत अच्छे से समझाया था कि ऐसे पूरे स्पेक्ट्रम होता है, तो उस पूरे स्पेक्ट्रम पे आप कहीं भी लाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है इसके ऊपर एक अम्ब्रेला टर्म आती है ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर लोग वो लोग होते हैं जिन लोगों का पैदाइशी लिंग, ये ऐसे टर्म सही है, तो जिन लोगों का पैदाइशी लिंग उनके जेंडर से मेल ना खाए, जो वो बड़े होके या बड़े होके भी नहीं, जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इस बारे में संजय सर बहुत अच्छे से बताएंगे। उन्होंने अपना पर्सनली ऐसे केस देखा था जो बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसी चीजें देख सकते हैं आप। मूलतः बात ये है कि जो हम जैसे लिंग की बात करते हैं या सेक्स असाइन्ड एट बर्थ की बात करते हैं, तो वो चीज़ होती है जो अन्य लोग हमारे अंग देख के हमको बताते हैं। उसको कहते हैं जी ये आपका सेक्स हो गया, यानी कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, या इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं और इसको हम इंटरसेक्स ग्रुप में कहते हैं। और जेंडर जो होता है वो आपकी अपनी अंदरूनी पहचान, आपका अपना अनुभव, स्व अनुमोदित पहचान होता है। तो ये जेंडर है। और जेंडर का लिंग के साथ इसको उसके साथ जोड़ के देखना शायद गलत होगा। और जेंडर जो है वो एक अनुभव है, और अनुभव तो हर व्यक्ति का अपना अलग है। और जिस तरह से आपने स्पेक्ट्रम की बात करी, तो न्यूरोडाइवर्सिटी भी एक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें जैसे कोई अलग अलग हमारी पहचान होती है, उसी तरह से न्यूरोडाइवर्सिटी भी एक तरह से पहचान होती है, जिसमें हम लाइफ लॉन्ग जो हमारी कंडीशंस या जिनको अलग अलग तरीके के हमारी वायरिंग होती है, जैसे कि डॉक्टर संजय ने कहा कि हम जो हैं कि अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और हमारा सोसाइटी में अलग तरीके से बिहेवियर होता है, तो उसे न्यूरोडाइवर्स कहते हैं। तो क्या ये जैसे हम सुनते थे कि जी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, ADHD भी एक डायग्नोसिस, तो क्या ये सब भी न्यूरोडाइवर्सिटी में? न्यूरोडाइवर्सिटी में जो है हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ADHD, एंजाइटी डिसऑर्डर, सारे के सारे जितने भी चीज़ें जो टिपिकल नहीं होती हैं, जिसमें हम हमारे जो लोगों के जो सोशल क्यूज जो हैं उसका समझने में मुश्किल होती है। कई बार इस चीज़ को हम मास्क भी करते हैं। तो इससे मास्किंग से जो है आपको क्या याद आता है जेंडर से रिलेटेड?
मास्किंग से मेरे को तो ऐसा याद आता है कि लोग जो हैं वो छिपाते हैं हाँ। सोसाइटी के साथ घुल मिलने के लिए, हाँ अपनी आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश करते हैं हाँ। ताकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे। तो बिल्कुल, ये बहुत सही आपने बोला कि मास्क एक मुखौटे की तरह होता है, जो मुखौटा हम लगा के अपना नरेटिव सुनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना मुखौटे के जो नरेटिव हम बताते हैं या जो हम समझाना चाहते हैं वो लोग समझते नहीं हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं हाँ हम भी आपकी तरह ही हैं, और ये एक तरह से मुखौटा लगा के हम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मास्किंग कुछ कुछ जो है कोई क्लोजेट में हो उस तरह से हुआ, आपको ऐसा लगता है अम, कि वो भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं? तो जी फिर हाँ, बिल्कुल। एक तरह से जो है हम अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो अकोमोडेशन नहीं है, वो ना कि जो मतलब ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके पास भी जो नीड है उनकी वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, और जो न्यूरो डाइवर्स हैं उनके साथ भी इस तरह होता है। ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई, किस तरह से इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। एक व्यक्ति अपनी पहचान के कारण क्लोजेटिंग में है, और दूसरा व्यक्ति समझ या कम्युनिकेशन के कारण एक अपनी अलग अपनी ओरिजिनल पहचान को मुखौटे के पीछे छुपा के आगे चलने का कोशिश करता है। तो क्या इससे ज़्यादा मेंटल इलनेस का बीज नहीं पड़ता है? हाँ जी, होता है। जैसे कि कोई अगर ऑटिस्टिक है तो फिर माना जाता है कि कई सारे वो नॉन वर्बल भी होते हैं, और या फिर अगर किसी को ADHD है तो फिर ऐसा होता है कि उनके इमोशंस रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी सारा डोपामिन या जो हैप्पी जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कम मिलते हैं, तो उससे जो है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे कि सौभाग्य, अगर आपको कभी जैसे काफ़ी स्ट्रेस होता है तो फिर आपको वो फीलिंग कैसी होती है फिजिकल और उसमें जब आते हो? जी, स्ट्रेस होता है तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ जैसे कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती हाँ। हैं और पेट में खाली खाली फील होता है, संकिन फीलिंग आती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कैसी सिचुएशन में आ गया मैं, एड्रेनलिन बूस्ट हो जाता है कभी कभार। तो ये तो सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ वाले में आप कैसे बताएंगे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे रहेगा? लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफ़ी पर्सन बहुत डिप्रेस्ड हो सकता है, वो आइसोलेशन में जा सकता है, काफ़ी कुछ। और क्योंकि अगर कोई पर्सन है जैसे कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है या फिर ऑटिस्टिक पर्सन जो है, अगर उनको उनका अकोमोडेशन नहीं मिलता है, उनकी नीड्स नहीं पूरी होती हैं, अब आप देख रहे हैं इनमें कैसे लिंक आ रहा है बिल्कुल, दोनों बिल्कुल, उसमें, क्योंकि दोनों की लिंक दोनों की पूरी नहीं हो रही। और सोचे अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन जो ऑटिस्टिक हो तो हाँ, कैसे फिर तो ये वो तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई। शायद इसीलिए शुरू में ये बात भी चर्चा में आई थी कि जो जिनको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस है, यानी कि जिनका स्वानुमोदित पहचान उनके बताए हुए लिंग के साथ मेल नहीं खाती है, उन लोगों में ज़्यादा ये न्यूरो डाइवर्सिटी का होना पाया गया है। हालांकि वाकई में ये विषय रिसर्च का है कि वाकई में देखा जाए, क्योंकि दोनों जगह में जो वाक्य वो लेके आ रहे हैं आगे, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मान्य नहीं हो रहा है और इससे परेशानी होती है। तो बहुत खूबसूरत चीज़ आपने बताई कि ये लिंकेज कितना, और इसलिए शायद बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी जेंडर की बात करते हैं तो हम न्यूरो डाइवर्सिटी की भी बात करें, क्योंकि अगर न्यूरो डाइवर्सिटी है तो जेंडर का अनुभव
दूसरे को बताना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सबसे बचे कैसे, कोई बताए कैसे कि मैं इस चीज से भी जूझ रहा हूँ, इस चीज से भी जूझ रहा हूँ, क्योंकि कोई एक चीज से तो बताने में इतनी मुश्किल होती है, हाँ। जब दोनों चीजें परेशानी एक साथ आए ऐसे तो हाँ कितना स्ट्रेस होता तो है। इसमें देखिए सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि हम एक एक्सेप्टेंस के साथ चलें। हम ये सबसे पहले ये समझ जाएं कि न्यूरोडाइवर्सिटी अगर के चिन्ह हैं या हमारे सामने ये नैरेटिव आता है तो इसको एक्सेप्ट कर लो, ये समझ हम बाद में लें। मुझे एक चीज मैं बोलूं, दोनों चीजें जो हैं काफी नेचुरल हैं और कई सारे न्यूरोडाइवर्सिटी के जो साइंस होते हैं वो बचपन में ही पता चल जाते हैं, सिमिलर टू अ पर्सन बीइंग ट्रांसजेंडर, दोनों में बचपन में पता चल जाते हैं। तो जब नेचुरल है और बचपन में पता चल रही है और मतलब इसको इस तरह से नहीं देखते कि क्योर करना है, इसको एक्सेप्टेंस और साथ में उनकी अफर्मेशन के साथ और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि स्पीच जो है ना, हम बहुत बार देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो स्पीच डिलेड चल रही है और ये चीज जो है दोनों तरफ से हो सकती है। शायद बच्चा इसलिए नहीं कम्युनिकेट कर रहा क्योंकि आप उसकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे और शायद वो इसलिए भी नहीं बात कर रहा क्योंकि वो कम्युनिकेशन का अलग तरीका जानता है। और देखिए यहाँ पे कैसा कितना खूबसूरत इंटरसेक्शन हुआ जेंडर और न्यूरोडाइवर्सिटी। तो जैसे कि हमारे जेंडर में होती है जेंडर अफर्मिंग केयर, तो इसमें हम सर बताएंगे और अच्छे से जेंडर अफर्मिंग केयर। हाँ, क्योंकि जब हम अफर्मिंग केयर कहते हैं ना तो वो हर चीज के लिए हो जाता है, वो खाली पहचान के लिए नहीं है। हम बच्चे के साथ जिस तरह से वो बढ़ रहा है, हम उसकी जो एबिलिटी है उसके साथ साथ उसको इनकरेज करें और जहाँ जहाँ उसको जरूरत है कुछ और लाने की तो वो प्रबंध हम करके उसके सामने करें, उसको बदलने के मकसद से नहीं मगर उसको उभारने के मकसद से। जेंडर अफर्मिंग केयर का यही मतलब है, हम क्योर नहीं कर रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं। तो न्यूरोडाइवर्सिटी में हमें और बताएंगे हमें कि न्यूरोडाइवर्सिटी में कैसे करते हैं हम जो है वही केयर करते हैं, एक्सेप्टेंस होती है एंड लाइक एक साथ जब लोग साथ मिलके कुछ करते हैं तो उसका और वो और बेटर होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन का भी बहुत जबरदस्त रोल है, क्योंकि हमें पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत या उनको ये आश्वासन देने की ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको ठीक करने की रिक्वायरमेंट हो। इसमें हमको हमें जी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देगी, इन्होंने हमसे पहले बात करी थी तो इन्होंने हमें बताया था कि कैसे एक न्यूरोटिपिकल लड़का और एक न्यूरोडाइवर्जेंट लड़की कैसे बात करते हैं। जो न्यूरोडाइवर्जेंट लड़की होती है वो अपने फोन में टाइप करके एक टीटीएस के माध्यम से बात करती है, तो वो हमें बताएंगे। तो न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्जेंट का इंटरेक्शन। हाँ तो थैंक यू। तो काफी अच्छा है। तो असल में वी लर्न अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे टाइप की, लेकिन हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, सिर्फ एक जो कि होती है वर्बल, सबसे ज्यादा वो होती है, एंड रिटन तो अब हमने शायद छोड़ ही दी है, उसमें काफी लेटर्स कुछ होता नहीं, केवल बिल आते हैं, हम महंगे बिल आते हैं। तो और साथ में जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के बिहेवियर या फिर सोशलाइज करने का तरीका होता है वो भी बहुत सारे होते हैं, लाइक एटलीस्ट 6-7 वेज ऑफ कम्युनिकेशन होती है। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
जो काफ़ी सारे जो न्यूरो डाइवर्स लोग होते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, या फिर जो नॉन बाइनरी लोग होते हैं, तो हम सबकी अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल टाइप ऑफ, जिसको नॉर्मल कहा जाता है, उसमें पर्सन फिट नहीं हो रहा है। एंड साथ में अगर स्पेशली अगर कोई बच्चा शाय हो या इंट्रोवर्ट हो, या उसको, एंड कई बार हमने देखा है कि अगर कोई जो है टॉकेटिव नहीं है, तो बोल देते हैं कि इसको कम्युनिकेट नहीं करना आता। उसको कम्युनिकेट करना आता है, आप उसकी बात नहीं समझ रहे हो, तो वो उसकी गलती तो है नहीं, है ना। तो इसमें एक कई सारे एक वो होता है जिसमें एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है विच इज AAC। उसमें इस तरह से होता है कि एंड बिना कुछ बोले हम सिंबल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ड्रॉ करके कम्युनिकेट करते हैं। ये मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। एंड अब तो टेक्स्ट टू स्पीच कम्युनिकेशन भी आ गई है कि किस तरह से मतलब आप जब बच्चे खेल रहे हों तो उनके साथ अगर कोई बच्चा जो है वो वर्बल नहीं बोल पा रहा है, तो उसके साथ अगर और बच्चे आगे जाके अपना इंडिविजुअल्स होते हैं ना, तो हाउ दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट। सो we should encourage people around them to let the child use non-verbal communication like text to speech, और साइन लैंग्वेज सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है मुझे लगता है। और आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, ये सारी टाइप की कम्युनिकेशन होती है जिसमें अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कई बार जब कम्युनिकेशन का तरीका हमें नहीं आता है, तो हम सोचते हैं कि इसकी इंटेलिजेंस कम है। हाँ। और ये एक बहुत ही नकारात्मकता वाली चीज है, क्योंकि उससे बच्चा जो है फर्दर नॉन कम्युनिकेशन मोड में चला जाता है, जबकि इंटेलिजेंस का कोई कमी नहीं है। बल्कि ये देखा गया है कि इन लोगों के IQ बहुत ज़्यादा भी होती है, कुछ की कम भी होती है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस मेजर करने का तरीका भी अलग है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, शायद दोबारा से इसका फ्रेमवर्क भी बनाना पड़ेगा कि हम इंटेलिजेंस को किस तरह से मापते हैं, और कितना डे टू डे लिविंग में और डे टू डे मॉडर्न लिविंग में हम कौन सी इंटेलिजेंस को चाहते हैं कि ज़्यादा आए। क्या हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्या हम मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इस पर बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक पेड़ है, उसके सामने एक हमारा बिट्टू है, एक मच्छी है, फिश, और एक बंदर है, और हमने बोला कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। तो उसमें बिट्टू तो हमारा उड़ के सबसे पहले पहुंच जाएगा, मछली बेचारी देखती रह जाएगी, और बंदर भी जैसे तैसे पहुंच जाएगा, तो हमारा बिट्टू नंबर 1। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मछली किसी काम की नहीं है, मछली का IQ या EQ कम है। तो एक टेस्ट की बात जैसे संजय सर बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही एक्सप्लेन करा है। तो लास्ट में आप और कुछ कहना चाहोगे कि और कैसे इसका लिंक, या आप कुछ बताना? मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, और आज मेरे ख्याल से हमने इस डायलॉग को शुरू किया है कि न्यूरो डाइवर्सिटी और जेंडर इनकॉम्बिनेंस, इनके बारे में विचार किया जाए और इन दोनों को साथ लेके बात हो, क्योंकि अब हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका बदल रहा है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी हमें और एड्स देती है, तो जो लोग पहले सिर्फ बोलने पे निर्भर थे या खाली कागज पे लिखने पे निर्भर थे, अब उनके पास और ऑप्शंस हैं। हम और किस्म के ह्यूमन फॉर्म्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर हम
दोनों ये बात को समझें कि वायरिंग हर व्यक्ति की अलग है, और ये वायरिंग का नतीजा है कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वो न्यूरो डाइवर्सिटी वाला एक स्पेक्ट्रम सामने आ जाता है, या हम अपनी जो पहचान है वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जेंडर का स्पेक्ट्रम की बात आ जाती है। और इन दोनों को अगर हम साथ लेके अपने सोशल सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, तो जो व्यक्ति इस सोशल सिस्टम में है वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट देगा, वो इसको बहुत प्रोग्रेसिव बना देगा। और आज की डेट में जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की करी है, मेरे ख्याल से हमें अपने दिमाग खोलने चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ये हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, और इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। तो साथ में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि चाहे हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन किसी को तकलीफ देना या उसको उसमें रहने देना जो है वो बहुत गलत होता है। तो इसलिए जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट न्यूरोडाइवर्सिटी एंड ट्रांसजेंडर हेल्थ। टॉक अबाउट क्या, आप चाहे तो सवाल भी कर सकते हैं। तो इसलिए तो सबसे जरूरी चीज है, मत जूझ मत बूझ, नहीं है पता तो पूछ।